सबसे इंटरेस्टिंग बात है प्लैंक थ्योरी में क्या है, क्वांटाइजेशन, उसमें क्वांटमीकरण, ये आपने कहीं पढ़ा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में आता है। चलिए अभी चारों बातें मैं लिखवाता हूँ, नोट करिए। देखिए देखिए, एक मिनट, होल नंबर है यहाँ पे, मैथ्स वाला होल नंबर नहीं है। अगर आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे होल का मतलब है इंग्लिश वाला होल मीन्स पूर्ण नंबर, पूरा नंबर जिसे कहते हैं। सब सुन लेंगे के बाद सही है। यहाँ पे होल नंबर देखो, मैथ्स में तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। हम यहाँ पे होल नंबर का मतलब पूर्ण नंबर की बात कर रहे हैं, जिसे नेचुरल नंबर बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। आई बात सबको सर? तो लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है, रेडिएशंस आर रेडिएशंस आर discontinuous in nature. Radiations are discontinuous in nature. Radiations are discontinuous in nature. ये चीज बना लीजिए साथ साथ, जहां आपने ये बात लिखी ना, उसके साथ में ये चीज ड्रॉ कर ले, डॉट दिखा दिया, डॉट डॉट ऐसे करके। इसका मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसको हिंदी में कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी। ये क्या चीज है? ये कॉन्टिन्यूअस है। मैथ्स में उसे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस, जिसमें गैप आ जाता है। अरे ये बात समझ, डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर। जैसे मान लीजिए आप डेली पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, आपके डेली पढ़ने में ना कभी कभी छुट्टी हो जाती, तो डिसकंटिन्यूटी आपके पढ़ने में, अब लगातार नहीं पढ़ पा रहे, कॉन्टिन्यूस नहीं है। चलो क्या, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, रेडिएशंस आर कंसिस्ट ऑफ रेडिएशंस आर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। रेडिएशंस आर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है बने हुए होते हैं। Radiations are consist of small packets of energy called quantum. Called quantum. Radiations are consist of small packets of energy called quantum. In the case of light called, in the case of light called photons. In the case of light called photons. लाइट वाले केस में फोटोन्स कहते हैं, फोटोन्स, जैसे हम क्वांटम कहते हैं। आगे बात समझ, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, द एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन, the energy of a radiation, the energy of a radiation is directly proportional to the energy of a radiation is directly proportional to its frequency. The energy of a radiation is directly proportional to its frequency. इसको आवर्ती कहते हैं। जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। देखो ये नोट करो, यहां से ऐसे लिखो सब बच्चे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो इसको हटा के हमने कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी। एक बहुत ही काम का फॉर्मूला आ गया, E इज टू एच न्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। न्यू को हम तोड़ सकते हैं, याद है न्यू कैसे तोड़ते थे? न्यू बराबर, याद करो, सी अपॉन लैम्डा। वेरी गुड, तो एक फॉर्मूला ये बन गया। देखो, E इज टू एच न्यू, E इज टू एच सी बाय लैम्डा, एक ही मतलब। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, ये हम पिछली बार पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद, टोटल एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, कुल ऊर्जा जो क्या हुई, एमिट हुई, जिसे कहते हैं हिंदी में उत्सर्जित करना, और एब्जॉर्ब अवशोषित करना। टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ, इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ, इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ, is a whole number multiple of energy of one quantum. Total energy emitted or absorbed, total energy emitted or absorbed is a whole number multiple of energy of one quantum.
एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। यहाँ पे जो एन है ना, लिख लो वो लास्ट में इज टू एन एच न्यू। एन यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, ये यहाँ पे होल नंबर होगा, होल नंबर। इसको हिंदी में कहना पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, एक लाइन लिखो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चौथे पॉइंट में ही। सच कंडीशंस, सच कंडीशन इज कॉल्ड, सच कंडीशन इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। जो ऐसी परिस्थिति होती है ना, हम उसे क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन। हिंदी नाम क्या होता है, क्वांटमीकरण, आई थिंक सो, ऐसे कुछ नाम होता है। अब आगे से बच्चों को समझ, आराम से चारों पॉइंट को पढ़ के देखो, रीडिंग करो, चलो उस पर एक बार। खासकर ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी को रीड करो, ये तो बहुत ही काम की थ्योरी है। और याद रखें, क्वांटम को आप तोड़ नहीं सकते, ये बहुत काम की चीजें। क्वांटम को आप तोड़ नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वांटम की सबसे खास बात है। बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, वो इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये थी हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब देखो मैं इस थ्योरी का यूज करूंगा, और इस थ्योरी की हेल्प से ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। चले करें स्टार्ट। एक बार पढ़ लो, किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो बताओ, इन चारों में से किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो बताओ। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, क्वांटम की सबसे खास बात क्या है, क्वांटाइजेशन किसे कहते हैं, ये सब चीजें पढ़ के देख लो। ये सब बातें कंपटीशन में आती हैं। चले क्लियर हो गया, तो आप जरा सा अटेंशन पे कर देंगे। अब आपको हम सिखाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैं खुद लिखवाऊंगा अपने, अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। पता है इससे पहले हम क्या कर पा रहे थे, क्या हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे थे, इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं, उसका उल्टा हो रहा था। ठीक है, अब देखो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब सब बच्चे यहां पर देखेंगे। याद है ब्लैक बॉडी को गर्म करने से क्या हुआ था, हमने क्या सोचा था, रेडिएशन कैसे होंगे, रेडिएशन कैसे होंगे, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है। एक ही कलर के अलग अलग इंटेंसिटी, लेकिन कलर कैसा आ रहा था, अलग। अब क्यों, देखो अब इसका रीजन सुनो। अब फॉर्मूला बदल गया, अब हम फला फॉर्मूला ये लगाएंगे। क्या हुआ, टेम्परेचर के बदलने से क्या बदली, एनर्जी, एनर्जी बदलने से क्या बदली, फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है हर कलर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, हर रंग की आवृत्ति अलग अलग होती है। जब फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो कलर ऑटोमेटिकली बदलेगा। सोचो आप भाई, कभी ऑरेंज कलर, कभी रेड कलर, कभी पिंक कलर, कभी ग्रीन, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदल रही ना। फ्रीक्वेंसी के बदलने से कलर तो ऑटोमेटिकली बदलेगा, रंग तो बदलेगा ही बदलेगा। इसी का नाम क्या है, बोलो, यही तो देखो, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फायदा हुआ ना। जिस बात को वो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने एकदम एक्सप्लेन कर दिया। आ रही है बात समझ, प्लैंक थ्योरी को फॉलो करिए ना, दोबारा देखिए हमारे सामने दिक्कत क्या आ रही थी। जब ब्लैक बॉडी को गर्म करते थे ना, रेडिएशन अलग अलग रंग के निकलते थे। ये रंग अलग अलग क्यों हो रहा था, इसका रीजन क्लासिकल थ्योरी के पास नहीं था। इसका रीजन किसने दिया, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने कहा कि सिर्फ ये वाली बात फॉलो कर लो हमारी, अपने आप ही पता लग जाएगा आंसर। बोलो आया समझ नहीं आया, ठीक है, लिखो इस बात को फटाफट, जल्दी लिखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ बीबीआर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं। टॉपिक का नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको बोलते हैं बीबीआर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलो इसकी व्याख्या बनाते हैं। उसकी व्याख्या क्या बन के आई, देखो एक पॉइंट, देखिए, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड at different temperatures, when a black body is heated at different temperatures, it emits, when a black body is heated at different temperatures, it emits
different energies. It emits different energies which change the frequencies. Which change the frequencies. Therefore, colors change. Therefore, colors change. इसलिए क्या होता है, रंग बदलते हैं. Because लिख लो, different colors have different frequency. Because different colors have different frequency. अलग अलग रंगों की अलग अलग आवृत्ति होती है. Because different colors have different frequency. आ गया सबको समझ? Different colors have different frequency. तो ये फायदा हुआ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कि हम ये वाला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. क्लियर हुआ? अगला पॉइंट लिखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब बनाते हैं व्याख्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की. एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, अब इसे एक्सप्लेन करेंगे. चलिए शुरू करने जा रहे हैं. टॉपिक इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. चलिए ध्यान दीजिएगा. देखो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, जरा उन डेफिनेशन को समझेगा, बहुत काम की. भाई एक बात तो पक्की है, जब मेटल के ऊपर लाइट गिराते हैं तो ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. और लाइट की क्या होनी चाहिए, सुटेबल फ्रीक्वेंसी. मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूं, ये लाइट हर एक लाइट नहीं हो सकती. इट मस्ट हैव सुटेबल फ्रीक्वेंसी. ध्यान देना. देखो अब इसको समझाते हैं क्यों. देखो ध्यान देना, ये बात तो पक्की है कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, ऊर्जा. और एनर्जी खुद किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी की. तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ना निकलना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो साफ साफ पता लग रहा है. जैसे हम प्लैंक की थ्योरी फॉलो करते हैं ना, हर बात का रीजन बनता जाए. कोई दिक्कत? बोलो कितना कॉमन सा पॉइंट है. प्लैंक की थ्योरी हर बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब देखो इसके ऊपर ना कुछ बेसिक सी बातें हैं. देखो पहले एक दो लाइंस. देखिए, as the emission of electrons require energy. As the emission of electrons require energy. As the emission of electrons require energy, which depends upon frequency. Depends upon frequency. Therefore, emission of electrons. Therefore, emission of electrons should also depend upon frequency. Therefore, emission of electrons should also depend upon frequency. बोलो बच्चों, आ रहा है समझ? मैं यही तो कह रहा हूं. भाई इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी. एनर्जी खुद किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर. तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ना निकलना किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे करेगा, सीधी सी बात. बोलो आ रहा है समझ नहीं आ रहा? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रोल रहेगा. इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एक लाइट की सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. अब एक बात और सुनिए, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी, कोई लिखेगा नहीं इसको. इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन. बताओ हिंदी में क्या कहते हैं, कार्य फलन. पढ़ा हुआ आपने इसको हिंदी में. इसका हिंदी मीडियम में नेम होता है कार्य फलन. वैसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन. अब सुनना सुनना, बातें नहीं. देखो आपको सिखाते हैं वर्क फंक्शन किसे कहते हैं. अब सब ध्यान दो. देखो जरा, देखो दिमाग लगाना. इसके बारे में ना बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं. बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता. बच्चे यहाँ पर देखो, ये एक मेटल है. सबको पता है इस मेटल के पास लाखों इलेक्ट्रॉन्स है. ये इलेक्ट्रॉन्स है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं. मैं इस पर लाइट डालता हूं. लाइट डाली मैंने लाइट डाली 1 जूल की.
मान लो 1 जूल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लेते। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको चाहिए 5 जूल, तो निकला। एक यहां बैठा हुआ, इसको चाहिए 7 जूल, तो निकला। एक यहां बैठा हुआ, इसको चाहिए 8 जूल, तो निकला। एक सबसे नीचे है, इसको निकलने में कितनी दिक्कत है, इसको मानना चाहिए 12 जूल। हमने महसूस करा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन को अलग अलग जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका एनवायरमेंट अलग अलग। सोच के देखो आप, सबका अलग अलग एनवायरमेंट है। किसी को 1 जूल चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 10 चाहिए, किसी को 50 भी चाहिए। किसी की हालत बहुत खराब है, इसको 50 जूल चाहिए। आई बात समझ? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ है। इलेक्ट्रॉन अंदर फंसा हुआ है, मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही बैठा हुआ। अब जो ऊपर बैठा ना, उसको निकाल के जोड़ देनी पड़ने की, थोड़ी सी एनर्जी तो एकदम बाहर निकल के आ गई। अब जो यहां बैठा हुआ है, फंसा पड़ा है, उसको निकलने में तो बहुत दिक्कत आई। अभी नोट नहीं कर, इलेक्ट्रॉन को निकलने में सकता आप 1 जूल दे, 5 जूल दे, 7 दे, 8 दे, 12 दे, एक्सेट्रा। बताओ सबसे कम वैल्यू कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1 जूल। जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, इसी का नाम क्या है? वर्क फंक्शन। सबसे छोटी वैल्यू से कहते हैं कार्यफलन। जो कम से कम एनर्जी आप खर्च करोगे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, सबसे कम एनर्जी, उस एनर्जी का नाम क्या होगा? वर्क फंक्शन। समझ पा रहे हो? को लिखेगा नहीं बच्चा, कम से कम एनर्जी, जो हमारी सबसे कम एनर्जी लगी, उसका नाम वर्क फंक्शन। आई बात कुछ समझ? अभी को लिखेगा, ये भी एनर्जी है। अब देखो, सबसे कम एनर्जी निकलने का मतलब ये है, देखो सुनना ध्यान से। अब एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम से कम होनी चाहिए। इसका मतलब वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट्स द पॉइंट। अगर ये कम से कम एनर्जी है, तो ये फ्रीक्वेंसी कम से कम होनी चाहिए। इसका नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसको उठाके क्या लगाएंगे हम? कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, एच लगा दिया हमने। आ रहा है समझ? देखो ये न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला बन गया, W इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये W क्या है? वर्क फंक्शन, एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम खर्च करनी है, कम से कम। देखो जैसे आप यहाँ बच्चे बैठे हैं, ध्यान देना ऐसे ही। किसी को केमिस्ट्री आप में से बहुत ज्यादा आती है, किसी कम आती है, किसी को बहुत ही कम आती है, किसी का बहुत ही बुरा हाल है। सबके डिमांड अलग अलग, सबके डिमांड अलग अलग। अब जिसके लिए मैं सबसे कम एनर्जी लगाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, तब भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एनर्जी क्या है? वो क्या है? वर्क फंक्शन। समझ रहे हो? आप सोच कर, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना। तो किसी केमिस्ट्री बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार, उसके मुझे पढ़ाना है। किसी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, थोड़ी सी कमी रह गई बस, इसको मुझे पढ़ाना है। हर एक की डिमांड से अलग अलग है। तो जहां पे मैं सबसे कम एनर्जी लगाऊंगा, वो क्या होगा? वर्क फंक्शन। देखो ये फॉर्मूला निकल के आ, तो ये क्या चीज है? वर्क फंक्शन। ये है कम से कम एनर्जी, मिनिमम ऊर्जा। और ये क्या है? कम से कम फ्रीक्वेंसी। इसका नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका नाम क्या है? वर्क फंक्शन। और एक बात और है, अगर इसको तोड़ दें, क्या लिख दें? C बाय लैम्डा नॉट। इसका नाम क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। धेली क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य। एक बात और है, ये कम से कम है, तो ये क्या है? मैक्सिमम, अधिकतम। क्योंकि इसका इसके साथ रिलेशनशिप कैसा है? बिल्कुल इनवर्स है। अगर ये कम से कम आवृत्ति है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ है। मैक्सिमम वेवलेंथ। आ रहा सबको समझ? तो ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। लो एक बात नोट करो आप ऐसे, यहां से लिखना शुरू करो, मैं लिखवाऊंगा अपने वर्ड्स में। देखिए सब फिजिक्स का पार्ट है, आप जब कल आएंगे ना, इसको ढंग से फिजिक्स के नोट से पढ़ के आइएगा। बस मुझे 5 मिनट लगे इसे खत्म करने में। कल हम इसके क्वेश्चंस करें। अपने फिजिक्स के नोट्स निकालो, 12th क्लास के जहां भी आप पढ़ते थे उनके नोट्स निकाल के पढ़ो, रीडिंग करो एक बार उसको मन से, बस आ जाएगा समझ। बहुत आसान सा आर्टिकल है। फिजिक्स का तो ये नेसेसरी पार्ट है, फिजिक्स से पक्का क्वेश्चन आता है इससे। कुछ कहना गर्ल्स? बताओ, मेरे से बताओ, बोलो। कंफ्यूजन हो बोलिए, बात मत करिए, इसको नोट कीजिए। आगे से को समझ तो लिखिए, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? इसकी जल्दी नोट कीजिए, फास्ट लिख दीजिए। काम बहुत सारा कर रहा है हमें।
टाइम बहुत कम है हमारे पास और लंबी जर्नी है हमारी। मैंने स्टार्ट। देखो बच्चों, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, कार्यफलन किसे कहते हैं? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर emission of electrons from a metal. Minimum energy required for for emission of electrons, emission of electrons from a metal, from a metal. एक धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम ऊर्जा खर्च होती है, कम से कम ऊर्जा, उसका नाम क्या है? इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। नोट करें, इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। आया सबको समझ? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 1 जूल, 2 जूल, 10 जूल, 50 जूल, तो इनमें से वर्क फंक्शन कौन है? 1 जूल। 1 जूल वर्क फंक्शन है यहाँ पर, जो कम से कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी यार। सो बच्चों आगे समझ, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? एक बार देखिए और सुनिए इस फॉर्मूले की खास बात क्या है, देखो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, ध्यान देना। देखो जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, आपको एक दिक्कत आएगी। देखिए जैसे मान लीजिए वर्क फंक्शन निकालने का न्यूमेरिकल आ गया। अब आपने एच की वैल्यू रखी, एच एक कांस्टेंट है, सी की वैल्यू रखी, वो भी एक कांस्टेंट है। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, आप उन्हें सॉल्व करेंगे बहुत टाइम खराब होगा। अब देखो हमने एक शॉर्टकट बना रखा है, ध्यान देना, ये फिजिक्स में कराते हैं। देखो हमने क्या करा, एच और सी को पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा, पहले गुणा कर दिया इनको, और मल्टीप्लाई करने से आता है 1243, नोट मत करना, अपॉन लैम्डा। ये जो लैम्डा है ना, ये शर्त है, ये नैनोमीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? नैनोमीटर। और जो आपका ये वर्क फंक्शन आएगा, ये पता किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुनो आपने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक एनर्जी की यूनिट, ऊर्जा का मात्रक है। समझ रहे हो आप? देखो सब बच्चे जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम कंपटीशन के, सारे इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, ध्यान रखना। हमने एच और सी को पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं था एच भी रख रहा हूँ जी, सी भी रख रहा हूँ, फिर सॉल्व कर रहा हूँ। पता लगा फिर एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग गए, फिर हम नीट में से बाहर हो जाएंगे। अगर हमें रेस में जीतना है तो हमें ये शॉर्टकट याद करना है। आगे से जब भी आप एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाए, लिखो मत कोई बच्चा, जैसे एनर्जी का ये फॉर्मूला है, इक्वल टू एच न्यू, तो एच और सी को रख के हमने पहले ही सॉल्व कर दिया। बस लैम्डा किस में होना चाहिए? नैनोमीटर में। और एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सब बच्चे ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कीजिएगा, नोट करें। ऐसे कोई समझ? आप देखना फिजिक्स बुक के अंदर भी आपको यही ट्रेंड मिलेगा, फिजिक्स बुक के अंदर भी यही मिलता है, केमिस्ट्री वाले भी यही फॉलो करेंगे। स्मार्ट स्टडी करिए और बुक्स लीजिए आप। हाँ यार, क्या ऐसे में फायदा नहीं होता ना, थ्योरी थ्योरी होती रहे। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पता लगा सिलेबस पूरा करने में प्रॉब्लम आई। क्या मतलब, एक 300-400 रुपए की बुक नहीं है मेरे पास, जितने शर्म वाली बात है। फिर डॉक्टर बनना इम्पॉसिबल है। कल को आप क्लिनिक खोलेंगे अपना, आजकल क्लिनिक कोई 1-2 लाख रुपए का नहीं, कुछ करोड़ रुपए लगता है, फिर कहाँ से लाओगे आप? और फिर घर बैठ जाना ना क्लिनिक खोल। इसलिए थोड़ा है ना, सोचो। और बुक्स अगर खरीद ली तो जिंदगी भर काम आएगी, अभी कभी ये नहीं कि बेकार होगी। ले लीजिए बुक, सोचो। आपको होमवर्क कहाँ से दें? अच्छा बताओ, ये सारा हमने पढ़ा, अब कहाँ से दें आपको होमवर्क? मैं कह दूंगा एनसीईआरटी से ये कर लो, ये कर लो, आप करेंगे? बुक होती, बुक में क्वेश्चन टिक करवाते हैं आपको, ये एमसीक्यूज करके ला। ये होता है पढ़ने का तरीका। वरना तो ये सारा पढ़ा हुआ भूल जाएंगे कल आप। प्रैक्टिस कहाँ से हो? अब देखिए हमने वर्क फंक्शन तक पढ़ लिया, अब इसमें और भी बातें पेंडिंग है, उसे कल देख सकते हो। आज इतना ही कर पा रहे हैं। कल की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा लंबी क्लास करने की कोशिश करें। कल टाइम 2 बजे कर दें, आप फ्री होते हैं आधा घंटा पहले? काम होता है क्या? हैं? नकुड़ से आते हैं आप, और जल्दी आने की कोशिश करें। बाय बस आते हैं, बसेस वगैरह नहीं चलती क्या हमें? 1 बजे निकलना पड़ेगा, जल्दी निकल जाना, और जल्दी निकल जाएगा। मेरे स्कूल स्कूल से क्या वो कौन जा रहा है स्कूल अपने से?
ये रहा स्कूल जाते हैं क्या? चाहिए को मना कर रहा है क्या? तो टाइम आधा घंटा में नहीं करता। अरे कोई भी नहीं जा रहा है स्कूल, कैसी बातें कर रहे हैं? आप जाते हैं स्कूल? किस स्कूल में हो? कल छुट्टी वुट्टी कर लेना, पॉसिबल है? क्लास लंबी कर लेंगे हम। स्कूल को छोड़ो डॉक्टर साहब, स्कूल को छोड़ के ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं बस।